स्टार्ट कर दिया, शुरू से हो रहा है। चलो ठीक, रिकॉर्ड शुरू है। ठीक, चलो भूमंडलीकरण। कल हम भूमंडलीकरण के बारे में विस्तार से बातें किए थे। भूमंडलीकरण होता क्या है? सबसे पहले हमने परिभाषा देखा था भूमंडलीकरण का, और ये भूमंडलीकरण का परिभाषा हमने दिया था कि किताब में आपको सिमिलर मिलेगा यही चीज़ से, कि बिना रुकावट का पूंजी, श्रम, वस्तु और तकनीक बिना रुकावट का एक देश से दूसरे देश के बीच आदान प्रदान होगा, इसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य वैश्वीकरण भी है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण भी है। वैश्वीकरण भी यही सेम कहलाता है। भूमंडलीकरण कहिए या वैश्वीकरण कहिए, एक ही है। ठीक है। इसलिए भूमंडलीकरण बोलते हैं, इसलिए क्योंकि धरती पर जितना भी देश है सब एक परिवार के जैसा हो गया है। जो पहले था, पहले विश्व बाजार के रूप में था, आज जो है कि भूमंडलीकरण के रूप में है। तो विश्व में पहले किस तरह विश्व बाजार के तरह आपस में लोग व्यापार करता था, वस्तु का आदान प्रदान करता था, वस्तु का विनिमय लेन देन जो करता था, और विश्व में कहाँ पर प्रमुख ऐसे बाजार रहा जो विश्व बाजार को जोड़ता था, महादेशों को बाजार से जोड़ता था। हम ये इन सभी पे कल हम बातें किए थे। पूरा चीन से यूरोप के रोम तक जाने वाला रेशम मार्ग के बारे में बातें किया था। रेशम मार्ग, इसी रेशम मार्ग होकर के जो कि एशिया से यूरोप, पूरा यूरोप जो है कि छापा खाना गया। कई तरह के वस्तु गया, वस्तु के साथ साथ संस्कृति भी गया, वस्तु के साथ साथ संस्कृति भी गया, वस्तु के साथ साथ संस्कृति, साथ साथ उसके साथ खाद्य पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ, खाने पीने वाला भी चीज गया। लेकिन विश्व बाजार में उस समय जितना अभी जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो तभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विश्व बाजार से जुड़े हुए थे। तो बताए थे कि मिस्र में जो है कि अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में, अब बताए थे कि अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंड्रिया नाम का जो है कि विश्व बाजार का स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने किया। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। ये अफ्रीका महादेश के अंदर क्या था? मिस्र। जब देखोगे नील नदी का जहां पर अफ्रीका, कल मैप में भी बताए थे। तो अलेक्जेंड्रिया, और ये 3 महादेशों से विश्व बाजार जो है कि 3 महादेशों को जो है कि वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करता था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, 3 महादेश इससे जुड़ा हुआ था। तो ये बातें हम कल विश्व बाजार के बारे में विस्तार पूर्वक बातें किए थे, और इसका प्रमाण भी था कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा भी किस तरीका से व्यापार से जुड़ा हुआ था। तो मेसोपोटामिया के शासक अपने अभिलेखों में ये बात प्रमाणित किया था कि किस तरीका से जो है कि मेलुहा न हड़प्पा, ये सभी जो कैसे विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ था। और इसका जो है ना मोहर साइन, जो मोहर होता है, मोहर से भी पता चलता है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना, तब उस पर विस्तार पूर्वक आप समझ पाओगे कि विश्व बाजार से हड़प्पा कैसे जुड़ा हुआ था। तो वो एक अलग टॉपिक्स है, और ये हमारा अलग टॉपिक्स। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण दोनों एक शाब्दिक अर्थ से एक ही है, इसलिए भूमंडलीकरण यदि हम बोलेंगे तो वैश्वीकरण से ही अर्थ से समझना है। ठीक है। अब आता है आज का आगे बातें कि आज हमको पढ़ना क्या है। कल तो हम लोग भूमंडलीकरण का परिभाषा देखे, तो आज हमें कल के क्लास से थोड़ा पीछे चल करके हम वहां से शुरू करते हैं। हम बातें किए थे कहां से? भारत से।
कुछ देर के लिए तो ये थोड़ा मैप बनाने में जो है कि थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया गया था, इस चीज़ को सही समझना है, ठीक है। मैप बनाते तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए जो कि बीच में कट कर दिया गया वीडियो को, इसीलिए जो कि अब क्या होगा, हम कहीं आगे नहीं पढ़ाएं, जो बात कर रहे थे वही हो रहा है। ये मैप समझना जरूरी था। देखिए भारत है, ये भारत का जो है कि आप नक्शा जो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा मैपिंग थॉट से यदि समझते हैं ना तो कुछ ज़्यादा समझ में आता है, और हमें ये बात समझ में आएगा कि आखिर ग्राफिक रूप से हम पढ़ाना क्या चाहते हैं, इस तरह ये समझना। देखो पहले हमारे भारत के लोगों की एक अवधारणा अवधारणा ये है, वसुधैव कुटुंबकम, एक शब्द है संस्कृत का, यानी कि इसका अर्थ है कि पूरा विश्व का जितने भी देश है सभी एक हमारा एक परिवार के रूप में है। धरती पर जितने भी आदमी हैं सब हमारा एक परिवार के रूप में है, और ऐसे परिवार के लोग यदि हमारे यहाँ आता है तो उसे हम सम्मान के साथ, आदर सम्मान के साथ, कुटुंब के समान जो है कि उसे मान मर्यादा आदर सम्मान देते हैं, ठीक है। तो भारतीयों का यही नीति, भारत का यही एक सांस्कृतिक व्यवहार ने उलझन में डाल दिया भारत को। कैसे? चाहे कोई भी समुदाय के लोग हो, जिस समुदाय के लोग हो, हमारे भारतीय कल्चर जो है कि कुटुंब को बहुत ही मान सम्मान देता है। कल जो हम बातें किए थे उनसे अलग आज एक तीसरा प्रसंग है, तीसरा एक थॉट को हम समझने जा रहे हैं। इस थॉट को समझेंगे तो हम पूरा ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इस चीज़ को हम समझ जाएंगे। तो पहले हमारे भारत में खुले बाजार की नीति, यानी कि दुनिया का कोई भी देश हमारे यहाँ सीधा डायरेक्ट आकर के व्यापार कर सकता था। ये कहानी 1947 से पूर्व की है, 1947 से पूर्व की है। तो 1947 से पहले तो कहोगे कब से, तो हमारे यहाँ 1707 ईस्वी के बाद, जब हम लोग जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो 1707 ईस्वी, इस समय एक हमारे सबसे साम्राज्यवादी राजा औरंगजेब का मृत्यु होता है, जो भारत का सबसे बड़ा राजा था, और इतना बड़ा साम्राज्य था इसका कि इसके इजाजत के बिना कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन इससे भी इसका दादा खानदान से, इसके दादा सब खानदान से जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि 1600 ईस्वी के करीब 16वीं 17वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, कई व्यापार आए, जिसमें से पुर्तगाली आए। 15वीं शताब्दी में देखे होंगे 1498 देखो तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। 1498 मतलब 15वीं शताब्दी चल रही थी, वो 15वीं शताब्दी के अंतिम क्षण था वो,
अंतिम वर्ष था वो। 16वीं में देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ईस्वी की बात करो तो यानी 17वीं, क्या बोलेंगे, भोज खाने बैठा है। तो 16वीं यानी कि 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी की बात बोलेंगे 17वीं शताब्दी होगी। तो 1600 ईस्वी में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड जो है कि औद्योगिकरण का सबसे प्रमुख केंद्र था, और औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में जो है कि वहाँ का सरकार जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्वी देश में है हमारा, उन लोग देशों से हम लोग पूर्वी देशों में है, ईस्ट में हम लोग हैं। तो ईस्ट से ऐसे देशों में जो हमारा प्रमुख देश, चलो, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। वो भी व्यापार करने के लिए आता है। डच आए, कई ऐसे व्यापार हमारे भारत आए। हाँ, लेकिन अंग्रेजी शासन काल का हमारे यहाँ देखोगे तो जहांगीर शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? हम वो चीज़ नहीं समझाना चाहते, हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे, आपको हम ये बताना चाहते हैं 1947 से पहले भारत में खुले बाजार की नीति थी, यानी कि विश्व के कोई भी देश का जो है कि लोग यहाँ आकर के व्यापार कर सकता था, और विश्व से आने वाले ऐसे व्यापार को हम लोग मान सम्मान के साथ, आदर सम्मान के साथ उसको यहाँ शरण देते थे। नतीजा, इतना सम्मान का नतीजा, अंग्रेजों ने हमें हर एक तरफ से, राजनीतिक से, आर्थिक से, सामाजिक से, हर मामलों से हमें गुलाम बना लिया, क्योंकि हम लोग अतिथि को इतना सम्मान ही देते थे। ऐसे अतिथि का सम्मान, ऐसे अतिथि का विरोध भी किया था हमारे भारत के राजाओं सब ने, लेकिन परिणाम ये हुआ उसको भी वो कुचल दिया गया, क्योंकि हमारा भारत उस समय इतने बिखर गए प्रांतों में। बताए 1707 के बाद, पूरा औरंगजेब के बाद तो और बिखर गया था, और अंग्रेज जो है कि इसके बाद ज्यादा प्रभाव में आया था। उसको 100 साल लगा था अंग्रेजों को भारत को समझने व्यापार से, और तब वो अधिकार करके तब 200 साल तक वो गुलाम करके रखा था हम लोग को अंग्रेजों ने। कारण क्या था? वही कुटुंब को इतने मान सम्मान देते थे कि उसने हमें अपना गुलाम तक बना लिया। और 1947 आते आते हमें इस चीज का चेतना जग चुका कि नहीं, ऐसे कुटुंब को मार के भगाना ही सबसे बेहतर होगा, जिसमें कि आर्थिक पहलू सबसे पहले हमको समझ में आया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसने बताया कि भारत को किस तरीका से जो है कि लूट के वो हमारे धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। उसने बताया कि किस तरह हमारे धन को, सोने की चिड़िया को लूट के लेके जा रहा है यहाँ से। तब राष्ट्र चेतना जगा, और चेतना जगने के बाद हम लोगों ने अंग्रेज का विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग 1947 में आज़ादी जब पाया, तो हमारे इस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हम बताए तो जब बिल्ली दूध पीने में यदि जल जाती है तो उससे दूसरी बार यदि पिएगी वो दूध को, तो वो क्या करेगा? फूंक फूंक के पिएगी। तो ठोकर लगा हुआ इंसान भी जब चलता है तो अगला कदम वो सोच समझ के रखता है। तो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? खुले बाजार की नीति पर प्रबंध जो था, क्या लगा दिया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि नहीं, हम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे विदेशी व्यापारियों का हमारे भारत में आना क्या होगा? मना होगा। और खुले बाजार की नीति जो था वो क्या कर दी गई? बंद कर दी गई, एकदम पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। अब पूरा विश्व के देश ताक में लगा हुआ है कि किस तरीका से हम जो है कि भारत व्यापार करने के लिए जाएं। यदि व्यापार करने के लिए आएगा भी तो बगल में देखो चीन है, चीन से यदि व्यापार करने के लिए आएगा भी तो एकदम बॉर्डर पूरे सील कर ले, सेना देके हर जगह से पूरा रक्षा दे करके। और यदि ऐबो करेगा तो 500 प्लस जो है कि % टैक्स लगा के देगा। यानी कि जो चीज 1000 का है
उसमें जो है कि आप जोड़ दो, हो जाएगा कितना का। अब 1000 का वस्तु है, अब उस पर जो है कि 500% यदि टैक्स लगेगा, तो परसेंट में यदि इसको बदलेंगे, ये हो जाता है हमारे पास कितना, 50,000। ये एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, टैक्स हो गया खाली। 1000 का वस्तु अलगे है। आप समझ सकते हैं 500% यदि टैक्स देंगे तो कोई वस्तु खरीदना चाहेगा या कोई वस्तु हमारे देश अंदर भेजना चाहेगा? एकदम प्रतिबंध था लगा हुआ। क्या हुआ? 00 कटा 000, हाँ 500%, या 5000 दे दिए, ठीक। चलिए ठीक है। ये कितना आधा गणित बनाने के बाद जो है यही होता है। तो ये क्या होता है, 5000 कितना हो गया? अब बताओ तो 1000 का वस्तु पे टैक्स यदि 5000 सरकार लेगी, तो कोई वस्तु यहाँ भेजना चाहेगा? नहीं। ऐसे में से पूरा प्रतिबंध लगा हुआ था कि यहाँ पर जो है कि विश्व बाजार से कोई भी चीज़ यहाँ लाना भी काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ता था। इसलिए 1947 से लेकर के 1991 ईस्वी तक, यानी कि 90 दशक तक जो है कि 1990 की दशक तक आते आते भारत में पूरा जो है कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया, पूरा आर्थिक मंदी शुरू हो गया। अब जो है कि भारत में आर्थिक को लेकर बजट जो होनी चाहिए, भविष्य में क्या खाएगा पिएगा, कितना खर्च किया जाएगा, ये सब का अब चिंता होने लगी। तो 1991 आते आते भारत को इस चीज़ का महसूस होने लगा कि जो हमारे भारत के अंदर जो संसाधन है, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सोच समझ के जो खुले बाजार की नीति पर प्रतिबंध लगाया था। उसका कहना यह था कि हमारे भारत के अंदर जितने भी संसाधन है, उसी संसाधन का उपयोग करके हम लोग आपस में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भर बनोगे, संसाधन पे पूरा कार्य करेगा कौन? तो करेगा भारत सरकार। कौन करेगा? वो भारत सरकार। इसलिए उस समय अपने संसाधन, भारतीय संसाधन पर उत्पादन बढ़ाएगा, इसलिए बड़े बड़े कंपनी को स्थापित किया गया और वो कंपनी भारत सरकार के द्वारा लाई गई। और ये कंपनी जो है कि अब कोई भी वस्तु खरीद बिक्री करेगा, कुछ भी लेगा देगा भी, तो भारत सरकार के ही अनुरूप। तो उसमें उसने क्या दिया? उसने लाइसेंस परमिट कोटा, भारत सरकार ने लाइसेंस परमिट कोटा LPQ लाया। नियम है ये, यदि कोई व्यक्ति की कोई भी चीज़ बेचना चाहता है तो भारत सरकार के लाइसेंस के बिना परमिट का, और कितना क्या बेचेगा उसके बिना नहीं कर सकता। मतलब यदि किसी को लाइसेंस दे दिया कि जाओ तुम दुकान खोलो, और दुकान में जितना जो चीज़ सामान रखोगे हमको पूरा चाहिए लिस्ट, और उसके अनुसार जो है कि परमिट जारी करता था, और वो कितना बेचोगे उसका हमको डाटा बना के दोगे, ठीक ना? यानी कि उस समय देखोगे कि कोई भी व्यक्ति कुछ बेचना भी चाहता था, छोटा सा यदि पान का गुमटियों यदि खोलेगा, उसको भारत सरकार का जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। भारत सरकार के लाइसेंस के बिना कोई भी दुकान नहीं चल सकता था। इसलिए गांव ग्रामीण इलाके में, शहर में जो दुकान होते थे तो वो लाइसेंस परमिट वाला दुकान हुआ करता था, जो बड़े सेठ जी सब चलाते थे, और वही उस क्षेत्र के बड़े धनवान आदमी भी होता था। और पूरे गांव में जिसको जो चीज़ खरीदना होता था, या शहर में जिसको जो चीज़ खरीदना होता था, वो उसी सेठ जी से, लाइसेंस वाले से ही खरीद सकता था। और यदि पैसे से नहीं होता था, उस समय ऐसे सेठ का जो है कि काफ़ी ज़्यादा चलती होता था। और ऐसे सेठ से जो है कि अनाज, कुछ भी चीज़ अपने बाल बच्चे खिलाने पिलाने के लिए, ऐसे सेठ के यहाँ जा करके अपना जेवर गहना सब जो है कि गिरवी पर रख करके तब अनाज या कोई चीज़ अपने बेटी का शादी विवाह कर पाता था, क्योंकि उस समय जो है कि पैसे अधिकांश सेठ के पास ज़्यादा होता था। आया समझ में ना? क्या चिपा रही है तुम?
जिस दिन सोचते हैं कि सबसे आज और बेहतर तरीका से जो है कि शांतिपूर्वक क्लास लेंगे, उस दिन और डिस्टर्ब कर देता है। आज तो लाइट प्रॉब्लम हो गया, चलो समझते हैं क्या हुआ। चलें दो, चलें दो, नहीं चल रहा है तो क्या हुआ था, चलें दीजिए। चलिए, तो सरकार उस समय क्या करता था कि सेठ जो होते थे बड़े धनवान होते थे, क्योंकि वो पूरा बाजार पर नियंत्रण इसी का होता था। ऐसे सब जो है कि शहर के जो बड़े बड़े सेठ लाला होते थे, ये इतने धनवान होते थे कि सेठ जो है कि वो जो शहर में अपना इतना उसका चलती होता था, वो जिसको चाहे राशन बंद कर दे तो भूखे उसको जो है कि तरपा सकता था, इतना पावर होता था, क्योंकि लाइसेंस उसके पास था। कोई भी अनाज उनाज यदि बिकता था, कोई भी चीज़ बिकेगा, कुछ भी लेन देन होगा, सब इस सेठ के यहाँ से होगा। तो उस समय भारत सरकार का ये नियम था, क्योंकि हमारे यहाँ खुले बाजार की नीति क्या था, पूरा प्रतिबंध था, लगा हुआ बंद था। इसलिए पुराने सब फिल्म में इस चीज का आप एग्जाम्पल देखते होंगे कि सेठ लाला सब ही जो है कि पूरा जो है कि रंगदार हुआ करता था और उसी का चलती होता था, और हीरो जो है कि उसी के यहाँ जाकर के धन लुटता था। पुराने फिल्म में अक्सर देखना कि सेठ को जो ही बनाता था विलन, समझ में। आजकल के फिल्मों में ऐसा नहीं देखोगे, पुराने फिल्म में ऐसे देखोगे, अनाज के लिए तरपाता था। यदि मिस्टर इंडिया आपने फिल्म देखा होगा, उसमें देखे होगे इस चीज को कि बच्चे बिलक रहते खाने के लिए, तो उसको खाने के लिए सेठ के यहाँ जाता है, वो उधार नहीं देता है उसको। अब समझ में आ रहा है कि भारत सरकार क्या लागू किया हुआ था उस समय, यही था लाइसेंस परमिट कोटा। अब ये लाइसेंस दिया, परमिट, लाइसेंस परमिट, लाइसेंस बना, नंबर लगा, परमिट दे दिया, जारी कर देगा, आप जाके खोल सकते हैं। अब ये कोटा क्या होता था कि आप लिमिट में, अब ऐसा नहीं कि सबको बराबर जा करके ऐसा नहीं कि जिसको ज़्यादा जरूरत है वही उसी को दे दीजिएगा, ऐसा बात नहीं। अमीर है तो उसको दे दीजिएगा चावल, यदि 15 किलो जरूरत है उसको 50 किलो दे दीजिएगा, ऐसा नहीं। सबको निर्धारित की गई थी कि परिवार के सदस्यों के हिसाब से ही उसको मिलेगा। जैसे अभी कोटा मिलता है हम लोग को गेहूँ चावल, नहीं भारत सरकार दे रहा है, अभी सबको दे रहा है ना, कोटा चल रहा है ना हमारे यहाँ, अभी चल रहा है, चल रहा है कोटा, चल रहा है। तो ऐसे में से ये नियम जो था, भारत को जो है कि 1947 से लेकर 1900 यानी कि 90 के दशक आते आते भारत में आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगी, और भारत की जो है कि आर्थिक जो बजट थी वो कम होने लगी। अब इसमें चिंता का विषय हो गया कि आखिर भविष्य में जो है कि भारत चलेगा कैसे, आर्थिक स्थिति को जो झेलेगा आगे चल करके। ये पहले ही हमारे अर्थव्यवस्था वाले अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को जो बता दिया। इसलिए जो है कि उस समय तत्कालिक, इस समय 1990 के दशक में, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। और इसका वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, उस समय विचार आया कि आखिर किया जाएगा। तो उस समय जो है कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के तत्कालिक बैठक के बाद जो है कि इसने विचार किया कि हम विश्व बैंक से क्या लेंगे, कर्ज मांगने जाएंगे। विश्व बैंक से कर्ज लेने के लिए सोचा, और विश्व बैंक से जब कर्ज लेने के लिए गया, तो याद करो कि हमारे यहाँ खुले बाजार की नीति पूरा क्या है, बंद है, और पूरे दुनिया इस ताक में लगा हुआ है कि कब मार्केटिंग के लिए रास्ता खोलेगा भारत। और पूरा जो है कैसे में अमेरिका और रूस, और अमेरिका खास करके पूंजी इन्वेस्ट करने में काफी आगे, नहीं बताए थे। तो ये ताक में लगा हुआ कब इसका जो है कि मार्केटिंग खुलेगा, विश्व का सब मार्केट करने वाला व्यापार फिर से एंट्री करेगा। नहीं, तो जब गया यहाँ से विश्व बैंक, तो विश्व बैंक ने जो फटकार लगा दिया, क्या लगा दिया, फटकार लगा दिया। उसने समझाया कि आपने जो है कि अपने भारत के अंदर जो है कि लाइसेंस परमिट कोटा का जो ये नियम लगा के रखे हैं,
इसी के कारण जो आपका आर्थिक स्थिति डमाडोल होना शुरू हुआ है। आप इस चीज़ को हटाइए, देखिएगा आपको जो है कि कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुले बाजार की नीति अपनाइए, देखिए कल से भविष्य में भारत जो है कि 1 दशक के बाद भारत जो है कि आपको काफ़ी बेहतर रूप से जो है कि सुधार पाया जाएगा, मतलब बेहतर भारत की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कारण यही हुआ, इस फटकार के बाद जो है कि हमें फिर से चेतना जगा, हमें खुले बाजार की नीति जो है कि पुनः चालू कर देनी चाहिए। इसलिए 1990 के बाद 1991 से हम लोगों ने पुनः जो है कि खुले बाजार की नीति को पुनः क्या कर दिया, प्रतिबंध को हटा दिया और खुले बाजार की नीति पुनः ला लिया। ठीक है, तो विश्व के सभी कई ऐसे व्यापारियों ने भारत में जो है कि व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी आना शुरू हो गया, ऐसे में से बड़े बड़े कंपनी जब आया हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में, खास करके गुजरात सब ऐसे एरिया में, मुंबई सब ऐसे एरिया में, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी जब आया, यहाँ उद्योग पे उद्योग लगना शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में जो है कि नए विकास देखने को मिलना शुरू हुआ। मतलब कि 1990 के बाद खुले बाजार की नीति जब पुनः लाया गया, तो अब जब पुनः लाया गया तो इसका मतलब ये लाइसेंस परमिट कोटा, इसके स्थान पे जो है कि ध्यान देना, ये जब हटेगा तो खुले बाजार की नीति इसका मतलब आएगा। ध्यान देना, इस चीज को विश्व बैंक के अनुरूप जो है कि इस चीज को क्या कर रहा है अब, यानी कि पहले ये बंद ना है, अब इसको क्या करेगा, ये खोलेगा, नहीं खोलेगा। जब खुलेगा इसका मतलब है कि लाइसेंस परमिट कोटा रद्द होगा, सरकार का नीति रद्द होगा। तो विश्व बैंक के कहने के कारण जो है कि, फटकार लगाने के कारण जो है कि इसी समय अमेरिका में जो है कि अमेरिका ऐसे देश में जो है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जॉन विलियमसन। ठीक है, विलियमसन, इधर नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो तो बोल रहे, सुनो तो पहले। जॉन विलियमसन अमेरिका के ऐसे अर्थव्यवस्था को समझने वाले ऐसे महान व्यक्ति थे, जिसने खुले बाजार की नीति, यानी कि उसने पहली बार विश्व बाजार के जो पुराना नियम था, उस नियम को नए नियम के रूप में उसने विश्व बाजार को एक नए शब्द के रूप में दिया। वो दिया क्या, भूमंडलीकरण, जिसे हम लोग जो है कि ग्लोबलाइजेशन बोला। क्या बोला इसे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या बोले इसे, ग्लोबलाइजेशन बोला। यानी कि उसी समय अमेरिका में जो है कि भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण का जो है कि सिद्धांत किसने दिया, वैश्वीकरण के बारे में ये शब्द किसने दिया, जॉन विलियमसन ने। और जॉन विलियमसन के इस भूमंडलीकरण के सिद्धांत के साथ भारत में पुनः जो है कि खुले बाजार की नीति को जो है कि लाया गया। और इसके बाद जो है कि लाइसेंस परमिट कोटा के स्थान पर नए नियम लाया गया। वो क्या नियम था, 1991 के बाद भारत में पुनः खुले बाजार की नीति लाई गई और इसके जगह पे लाइसेंस के जगह पे लाइसेंस के स्थान पर उसने क्या लाया, लिबरलाइजेशन लाया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत सरकार को जो फटकार लगाया विश्व बैंक ने कर्ज देने से पहले, कि आपने जो है कि लाइसेंस की जो बातें की है, वो भी लिमिट व्यक्तियों को आपने लाइसेंस दिया हुआ है, ये सब चीज़ आप हटाइए, हटा करके जो है कि उदारीकरण लाइए। उदारीकरण का मतलब होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि जिसको जैसा व्यवसाय आता है उन सब को ऐसे व्यवसाय करने में छूट दे दीजिए, पूरा खोल दीजिए, किसी पर कोई प्रतिबंध मत दीजिए। यानी उदारीकरण अपनाइए, सबको अपने यहाँ आने दीजिए, सबको जैसे भी इसको व्यापार करना हो तो सबको करने दीजिए। ऐसे में ये नीति जो है कि काफी सक्सेसफुल रहा। ये उदारीकरण हो गया, सबको अपनाइए। क्या कीजिए, उसने हर व्यवसाय वाले को अपनाइए। और जो है कि जो देख रहे हो परमिट, इसके स्थान पर जो लाएगा कौन सी, प्राइवेटेशन, यानी कि निजीकरण। यानी कि उदारीकरण, दूसरा क्या था, निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र में जो सरकार जो अपना हस्तक्षेप लगा के रखा हुआ है,
कि हर काम जो है देखो इस क्षेत्र में देखोगे 1990 से पहले देखोगे भारत में हर एक काम भारत के कंपनी द्वारा करता था। अब ऐसे कौन कौन कंपनी है भारत, यदि उस समय जो है कि 90 से पहले जो है कि यदि किसी को फोन करना होता था, उस समय यदि घरे घर यदि मतलब जो है कि टेलीफोन यदि लगता था तार वाला भी कुछ भी, तो वो पहले ही पैसा जमा उमा करके लिस्ट उसमें नाम उम लिखवा करके जमा करना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था। लाइन लगा करके इसके बाद 6-7 महीना 8 महीना के बाद, कभी कभी सालों भर के बाद, तब कहता था कि हमारे यहाँ जो है कि टेलीफोन पास हो गया, अब आएगा टेलीफोन लगने के लिए। तब घर में आकर के जो है घर पे जब टेलीफोन लगता था, पूरे गांव जो है कि इस बात से जो है कि पूरा हल्ला होता था कि बाप रे फलवा बाबू को टेलीफोन लगा है। लोग अगल बगल से सब आता था टेलीफोन का खाली अति देखने के लिए, न एंटीना देखने के लिए कि आया है, देखते हैं फलवा बाबू का टेलीफोन, इतना रही से पूछे टेलीफोन लगा है उसके यहाँ। वो घर पे जो है कि लगता था एंटीना, जब जाओगे ना काफ में भी देखना एंटीना सब है लगा हुआ। जहाँ थोड़ा अमीर पढ़े लिखे व्यक्ति था उसके यहाँ होता था तो नहीं घर पे एंटीना होता था। तो उस समय जो है कि जब लगता था 6 महीना फॉर्म भरो पैसा जमा करो, करने के बाद जो है कि 6 महीना साल भर के बाद तब पास होता था, तब आता था घर पे टेलीफोन लगाने के लिए। कौन? भारत सरकार। भारत सरकार के कर्मचारी तब आता था लगाने के लिए, और तब जो है कि बातें होती थी, और वो बातें होने के लिए ऐसे परमिट, ऐसे स्थिति था उस समय, इतना डिमांड ज्यादा था। संसाधन भारत में रहेगी तब ना सरकार जल्दी बना के सबको देगा, संसाधन रहेगा तब ना। कंपनी बनाती है 100 गो और डिमांड है 5000 का, तो कैसे सबके घर में पूर्ति होगा? इसलिए किसको किसको चाहिए टेलीफोन, पहले ही पर्चा भरना पड़ता था, पैसा जमा करके कंपनी को दीजिए पहले, और उसके बाद वो पास होगा, किसका पहले पारी आएगा तब उसे घर पे जाके लगेगा। जब लगता था पूरे गांव ग्रामीण में उल्लास होता था कि फलमा बाबू का टेलीफोन लगा है। आप समझ सकते हो कि लोग में इस बात कर रहे थे, बाप टेलीफोन लगा है। कैसा होता टेलीफोन? आकर के फोन करता था बगल में ना, यदि उठा करके रिसीवर को 4 गो सुनने वाला सामने में रहता था। यदि फोन आ जाता था कि फलमा बाबू का फोन आया है, खाली एक आदमी कहने के बाद जो पूरे गांव हल्ला होते चला जाता, फोन ले लो छो, फोन ले लो छो, फोन ले लो छो। आया समझ में? हम लोग इधर हाल फिलहाल की बातें करते हैं, 2005 सब में बात करते हैं। फोन जब बगल से कहीं से कर देते, पापा दिल्ली से फोन करते थे, तो फोन करने का 4 देना पड़ता था, कि फोन सिर्फ सुनेगा 10 रुपया देना पड़ेगा, कि बोला है खाली करके फोन ले रहा हूँ तो दिल्ली से आके सुनिए 10 रुपया दीजिए। उस समय जो है कि जो शुरू में जो टेलीफोन चलता था, तो उस समय इतना कम था कि पैसे पूर्ति होने के लिए मिनट के हिसाब से 16 टका, 20 टका, 30 टका, 50 टका, ऐसे दूरी के हिसाब से जो है पैसा लेता था। 1 मिनट का 16 रुपये, 20 रुपये। आदमी सेकेंड दे करके बात करता था, 1 मिनट अगला सेकंड में चले जाए फिर 20 टका 50 टका बेसी लग जाएगा, ऐसा हालत था। इसलिए समय देख के बात करता था, एक मिनट के अंदर सब बोल देता था। अभी फ्री पाता है। अब देखना हमारे माँ सब बहस क्या करती है, रोटी बना लिए, सब्जी बन रहा है, बउआ खेल रहा है, यही सब खिस्सा। मौसा कैसे था? अब देखो जो हो खिस्सा नहीं, वो भी खिस्सा फोन पे खुलता है, नहीं खुलता है। आज माँ बहन जो है खास करके घंटों बैठ करके जो है कि फोन पे विवादित बात को ज्यादा करती है, और जो है कि घर में झगड़ा का मेन कारण ये फोन ही हो गया। आज बेटी घर में यदि झगड़ा लगा तो माँ लगाती है उसकी, पक्का। यदि बेटी के घरों में झगड़ा लगता है तो समझ लेना माँ, क्योंकि बेटी जो है कि अपने घर में पली बढ़ी, दुलार से कुरकुरे खाते खाते शादी हो गया। कुरकुरे खाते थे, अरे आजकल की बेटी कितना हुनरे होता है, 15, 16, 17 साल के बाद तो कुरकुरे ही खाती रहती है, और रोटी वोटी बनाना भी नहीं जानती है। पिता समझता है कि मेरी बच्ची जो है कि अब जो है कि उम्र पड़ाव पे है, शादी विवाह कर देते हैं, वहां जाता है कुरकुरे की जगह पर अचानक की जिम्मेदारी आ जाता है, नहीं आता है। अब सासू माँ ससुर सब जो है एक बगल से ताना मार रहा है, कैसी बेटी है, ऐसे है, कैसा परवरिश दे दिया, ये वो बोल दिया। बेटी धाय से दुख लगा, धाय से मम्मी फोन घुमा दिया, मम्मी हमरा एना कहे रहल छो, बेटी तू शेरनी है, तुम भी डट के मुकाबला करो। इधर से तंज कस रहा है कौन? माँ, और उधर से तंज मार रहा है, हो गया विवाद। माँ यदि बोलेगी बेटी देखो तुम जिम्मेदारी समझो, सही बोल रही है, तो उस घर में विवाद नहीं होगा।
आज विवाद का सबसे बड़ा कारण टेलीफोन, वो भी किसके द्वारा? लड़की की माँ के द्वारा। और वीडियो वाला भी ध्यान से सुनना, हाँ बस समझ में ना। आज विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? टेलीफोन है। हम तो कहते हैं ऐसे जगह भले ही था, नहीं था। आज जो माँ और बेटी जो मिल करके जो खिस्सा करती है घंटों, उस 16 का 20 का दर से करती है, तब पता चलता। आज पैसे बचत में सबसे ज्यादा जो है कि माँ, खास स्त्री समझो, स्त्री पैसे बचत में खूब आगे रहती है। पैसे बचत करने में स्त्री काफी आगे रहती है, पुरुष आगे नहीं रहता है। इसलिए देखना कि दोस्ती यारी कितना हो जाए स्त्री का, ध्यान सुनना, दोस्ती यारी कितना हो जाए स्त्री का, लेकिन अपना अपना सभी पैसा देता हूँ। लड़का में सब नहीं होता है। एक खाए सब कहते तक की खेलो जिलेबी, क्या कहे रास्ता खाया है, एक खाए सब दोस्त पैसा दे लेके नहीं होता है। लेकिन वही सब देखना, ऑटो रिक्शा से उतरेगा दोस्त, लड़का में क्या हाँ दे दिए सबका पैसा, चलो निकलो ना। आई लोग देखना तो अपना अपना भरा देगा। यदि दियो दे पोस्ट का उधार दे पड़ता लेता है, छोड़ता नहीं है, पक्का लेगा वो। लड़के से ऐसा नहीं होता। ये लोग एकदम इतना उदार भाव का है, पूछो मत ना जी। तब चलो अब समझते हैं। तो यदि इस चीज को समझती अभी भी, तो आज जो है कि घर में जैसा विवाद बनता नहीं। खैर ये सब बात हटाते हैं, हम लोग मेन टॉपिक्स पे आते हैं। तो उस समय जो है कि इतना टेलीफोन महंगा था, ध्यान दो समझो, इतना महंगा था। और हर घर में जो फिल्म देखने का, पिक्चर देखने का बड़ा भाव रहता था कि हम फिल्म देखेंगे, ऐसा फिल्म लागू हुआ है, ऐसी लगा है हॉल में। हॉल नहीं देख पाता था तो टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया हुआ था, वो भी पूर्ति नहीं हो पाता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं हो पाता था पूर्ति। एकदम जो है कि बहुत तरसने के बाद, पैसा कमाने के बाद, जो शहर से टीवी यदि पंजाब खर्च कोई टीवी लाता था घर गांव में, तो भाड़ा बैटरी के ला करके या ट्रैक्टर वाला में बैटरी वाले जोड़ करके जो रात भर फिल्म, जैसे लगता था कि बैटरी जब तक सूखेगा ना तब तक फिल्म छोड़ेगा नहीं, पूरे फिल्म देखता था। तब जो है कि जब तक बैटरी बैठेगा तब तक फिल्म देखते रहता, चाहे 4 बजे भोर करन हो जाए, ऐसे फिल्म देखता था लोग। समझ सकते हैं कि उस समय लालाई था व्यक्ति। आज फिल्म, सिनेमा हॉल, टोटल चीज मोबाइल में आ गया है, हाथों में आ गया है। कहाँ लोग उतना देखता है, कहाँ हॉल जाने के लिए मार करता है। अभी अब जो है OTT फॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, अब जो घर बैठे मोबाइल पे देख लेता है, रिलीज होने वाला फिल्म देख लेता है। देखो दुनिया कितना बदल चुका है, अब समझ में। तो यानी कि ऐसा ललायत क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, लाइसेंस परमिट कोटा था। लाइसेंस परमिट कोटा था। उस समय क्या था, डिमांड ज्यादा था और आवश्यकता की पूर्ति जो है कि सरकार कम लाता था, इसलिए लोग व्यक्ति अधिकांश ललायत रहता था। और ये ललायत का जो है कि निपटारा कब हुआ, जब LPQ के जगह पे लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, सबको अपनाया, सबको व्यापार करने के लिए बुलाया, और उसके जगह पे कहा कि निजीकरण होगा। और यही निजीकरण 1991 के बाद जो निजीकरण आया, मतलब क्या हुआ, तो काम नहीं सफलता है सरकार से, वो प्राइवेट वाले को दे दीजिए, वो काम जल्दी हो जाएगा। जैसे कि इसमें से इस समय की बातें कर रहे हैं, उस समय था BSNL, भारत सरकार का संचार एक जो है कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो है कि एक जो है कि BSNL कंपनी है, भारत सरकार का संचार कंपनी है, जो कि मोबाइल सब देखते हैं ना, टेलीफोन सब जितना भी देखते हैं वो सब, ठीक है, संचार कंपनी है। ये ऐसा हालत था उस समय कि एक कंपनी पर जो है ना कि हजारों जितना भी मोबाइल था सब इसी पे लोड था, होने लगता, मतलब टावर नहीं था। सरकार अब जो है कि टावर लगावे तो हर जगह लगाए, तब तो ऐसे भी गांव गांव में टावर हो गया, हर एक एरिया के क्षेत्र में टावर देखोगे ना है। तो उस समय भारत सरकार के साथ, भारत सरकार के पास संसाधन रहेगा तब ना उस तरह का समय लगेगा। तो दूर दराज में जो है कि टावर लगता था, मोबाइल में 1-2 खुट्टा धरता था नेटवर्क, और वो नहीं था तब गाछ में चढ़ के या 2 महला चढ़ के तब ऐसे नेटवर्क ऐसे करता, तब करता बात होगा, ऐसे कहानी।
ऐसा बदतर स्थिति था कि BSNL का नाम लोग भूलने लगा, लोग इसको खरीदना नहीं देता था, इसलिए इसको जाके BSNL ने कहा के भाई साहब नहीं चलता, ये कंपनी की कहता हूँ भाई साहब नहीं चलता। नहीं, ऐसे कहो भाई साहब नहीं लगता हूँ फोन। असल में BSNL कंपनी का सिम यदि ले लोगे ना, अब यो उसका एग्जांपल ये होगा, भाई साहब नहीं लगता हूँ फोन, सिंपल से बात। सिम लगा फोन देखिए होता लगी जाए, अभी बात करेगा। इतना बदतर स्थिति है BSNL का। तो क्या कहा कि भारत सरकार जब आपसे नहीं सफरता है तो आप जो है कि इसके जगह पे जो है कि इसके जगह पे आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, निजीकरण कर दीजिए, ऐसे कंपनी निजी व्यक्ति को दे दीजिए, जो अच्छे खासे पैसे मोटे वाले पैसे वाले व्यक्ति उसको दे दीजिए। लाया, इसके बाद आया जियो कंपनी, देखोगे आया एयरटेल, सबसे पहले एयरटेल कौन आया? एयरटेल आया। उस समय 1990-91 के बाद इतना कंपनी भारत आया, हमको याद है कुछ समय सिम खरीदते थे, बात करके फिर सिम तोड़ देते, सिम खरीदते थे फिर सिम बात करके तोड़ देते थे। क्या है, इतना सिम बिकता था हम लोग के लॉज के बगल में, ज्ञाने नहीं था कि कितना सिम लेंगे। डाटा देता था, फ्री होता था 1 महीना, टेंशन ही नहीं था। सिम लो, अब हमको लगता है उस समय मेरे नाम पे कम समझो कि 15-20 गो सिम होगा। आधार कार्ड दीजिए सिम लीजिए, आधार कार्ड दीजिए सिम लीजिए। इतना कंपनी आ गया था। सबसे शुरू में आया था एयरटेल, पहले भारत सरकार का BSNL, एयरटेल आया, वोडाफोन आया, आइडिया आया, एयरसेल आया, एस्टेल आया, रिलायंस भी है, रिलायंस, और अरे बहुत सारा है, नाम उतना नहीं जानते। इधर हाल फिलहाल में देखो जियो आया, जियो ने क्रांति कर दिया हमारे भारत में। तो उस समय जो है कि ऐसे सब निजी कंपनी सब आया हमारे भारत में, कितनों का बाजार खूब अच्छा चला, कितनों का बाजार डूब गया। उसमें से चलते रहा, घिसा कर भी चला। एयरटेल सुधरते अपना एयरटेल हमारे बाहर का, यहाँ का नहीं है, विदेश का है। वोडाफोन भी विदेश का है, असल में ना। जियो हमारे यहाँ का है, ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ का। तो ऐसे में से जो बाहर कंपनी सब आया हमारे यहाँ, ये ऐसे सब बहुत सारा कंपनी आया, जिसका मार्केटिंग जो मार्केट में टिक पाया वो चला, जो पैसे वाला कंपनी था वो चला, और जो छोटे मोटे पैसा जो बेनिफिट कमाना चाहा कमाया वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। इसलिए देखना कि बचल खुचल अभी देखना, फिर भी कुछ ना कुछ एगो आइडिया चल रहा है, सॉरी एयरटेल चल रहा है, और वोडा और आइडिया अभी मर्ज हो गया है, दोनों मिल गया, VI बनाया है। और उस जगह पे हमारे यहाँ निजी कंपनी में सबसे टॉप ग्रेड का भी जो बना हुआ वो है जियो। हमारे यहाँ का एक निजी व्यक्ति जिसको आप कहते हैं बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, उसने लाया जियो कंपनी। क्या लाया? देखो पूरे भारत में क्रांति ला के रख दिया नेटवर्किंग क्षेत्र में, नहीं दिया। अब बताइए यदि हम BSNL पे अभी भी रहते क्या होता? भाई साहब नहीं लगता फोन का, तो लगे थे। लेकिन ये बात तुम सोच सकते हो, अभी भी यदि हम चांद पे गए हैं, इसी के सहारे गए, तो कमजोर मत समझना। चांद से आज हम जो कनेक्ट होकर के जो बातें दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे, तो जियो कंपनी वाला थोड़ा नेटवर्किंग दिया है, तो BSNL वाला नेटवर्किंग दिया है ना जी। तो कुछ शहरों में अभी भी BSNL काफी अच्छा है, लेकिन इसका जो है कि व्यवसाय जो है कि पूरे भारत में नेटवर्किंग कमजोरी कारण जो है कि नहीं चल पाया। अब प्राइवेट वाला आया, इसने पैसा लगा कर गाँव टावर दे दिया, चल रहा है उसका बिजनेस, नहीं चल रहा है। यही सिर्फ नहीं था, और भी बातें बहुत सारा है। अब इसके जगह पे जो है कि परमिट कोटा, अब कोटा की जगह पे क्या लाया गया? ग्लोबलाइजेशन लाया गया। यही है जॉन विलियमसन का सिद्धांत से ही से लागू होगा भारत में। हम बातें कहाँ से कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को ठोकर किसने दे रहा है? विश्व बैंक। और भारत में जो है कि नया खुले बाजार की नीति लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब कोटा, उस समय देखो हम हमेशा देखो कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले वाला आगे वाला में। कोटा क्या था? लाइसेंस परमिट दे दिया। कोटा मतलब होता था कि वो किसी भी चीज को बेच सकता है, तो वो संख्या के अनुसार बेच सकता है, लिमिट क्षेत्र में बेच सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा दे देंगे, ऐसा नहीं था। अब मान लो किसी को राइफल का जरूरी है, कोई ऐसा कंपनी भारत सरकार जो बना के दिया है सरकारी, अब उसको कह देगा उसको जो एक गाँव में 20 गो राइफल भेज देंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई आदमी कहेगा कि हमको जो है कि 50 गो दे दीजिए, हमको जरूरत है,
तो दे देगा नहीं, उसके लिए भारत सरकार के साथ उसको प्रमाण दे के तब लेना पड़ता था। सरकार को ये पता होता था कि किसके हम क्या गया। अभी पैसा है, कितना लेना लीजिए, यदि अच्छा पैसा है कहोगे हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे, क्या कहते हैं, बना अपने घर में बैठ करके, क्या दिक्कत है। क्योंकि हम ऐसा घर बनाए हेलीकॉप्टर सब ऊपरे में, हम जो है कि सीधे फ्रांस से लाएंगे और जो है कि हेलीकॉप्टर जो है कि अपने घर पे रखेंगे। रखो, पैसा है, कर सकते, नहीं करता है हम बनी सब नहीं है। इसलिए भारत सरकार देखना कि निजीकरण के बाद जो है कि ग्लोबलाइजेशन में मतलब जो है कि एक कोटा को जो है कि बंद करके हर व्यक्ति को दे दिया एकदम खुला नीति, जिसके कारण क्या हो गया कि जानना यहाँ क्या था, लिमिट था। अब यहाँ क्या हो गया, निजी के पास आने के बाद सब हो गया अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जैसे चाहे अपना बिजनेस व्यवसाय कर सकते हो। आई बात समझ में? हम आपके दिमाग में क्या डेवलप करना चाहते हैं समझ में आ रहा है ना? अब पिछले की दुनिया और अभी की दुनिया में थोड़ा सा फर्क बता रहे हैं, इस चीज को समझना सही। अब देखो तो इसमें से कोटा के जगह पे क्या लगा, ग्लोबलाइजेशन लग गया। कहा कि ये भूमंडलीकरण, यही वैश्वीकरण है। कहा कि इसके बाद जो ये जो लाया गया, ध्यान देना, इसी ने पूरे भारत को बदल के रख दिया, इसी ने पूरे भारत को बदल के रख दिया। यहाँ तो देखो क्या था, यहाँ पे उदारीकरण, कहा कि सबको उदार, सबको अपनाइए, सबको जिससे आता है व्यवसाय करवाइए, और सबको जो काम आपसे नहीं सफलता है वो निजी वाला के दीजिए। इसलिए देखना 1991 के बाद बहुत सारा चीज जो है कि बहुत ऐसा कंपनी जो प्राइवेट बन चुका है। अब तुम सोचो, थोड़ा सा ध्यान देना, एक तार्किक बात बताते हैं आपको। देखो 1990 से पहले हर कंपनी भारत सरकार का अधीन था। गांव में छोटा सा यदि दुकान भी होता था किराना का, वो भी सरकार के अधीन था, सरकार के अनुरूप ही चलता था, वो भी उसी कोटा परमिट से चलता था वो। लेकिन आज देखो सब खत्म हो चुका है, उदारीकरण लाया गया है। कहा कि जिसको जहां ऐसा खोलना, देखो तो जब चाहता है तब देखना कि रोड के अगल बगल यहाँ से लेकर वहां तक देखो खाली दुकान मिलेगा है। किसी को परमिट की जरूरी है? देखो आज देखो रोड पे कितना दुकान है, नहीं तो मार्केट में सिर्फ एगो दुकान की दिखता था, मात्र एगो दिखता था। गांव ग्रामीण में एक एगो दिखता था जो लाला सेठ होता था, जो लाइसेंस वाला होता था। आप अनिल कपूर का फिल्म देखे होंगे, नायक फिल्म देखे होंगे। जब एक दिन के लिए सीएम बनते हैं वो सब एक बार से परमिट जो है रद्द करता है, नहीं करता है। कौन सी कर रहा था, यही कर रहा था, लाइसेंस रद्द कर रहा था उसका। अब दोबारा वो मुनाफा कमा नहीं सकता था, क्योंकि जिसको ये मिल जाता था समझ धर्मान हो गया, नौकरी लग गया उसको। इसलिए उस समय मैक्सिमम चीज जो है कि भारत सरकार के अधीन था और भारत सरकार ही करता था, इसलिए सरकारी चीज ज्यादा था। इसलिए उस समय ध्यान समझना, इसलिए उस समय सरकार जो है कि अपने काम में जो है कि लाने के लिए लोगों को हुनरबाज व्यक्ति को खोजते रहता था। कौन हुनरबाज है, आओ मेरे यहाँ काम करने के लिए खोजता था। उस समय भारत सरकार को जो है कि सेना के लिए लोगों की आवश्यकता थी, सेना और अलग जो अर्थव्यवस्था संभालने के लिए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती थी। जो पढ़े लिखे लोग होते थे उसको समझो उसको घर पे बुला करके नौकरी देता था। आवो नौकरी कर लमड़ा, आवो सैनिक में भर्ती होइए ना, आइए हमारे रेलवे विभाग में आगे काम कीजिए ना। नहीं देता था, ज्वाइनिंग लेकर घर पे भाग जाता था आदमी, भागे लेके हमको नौकरी लेके जाएगा। आज देखो नौकरी की तरस रहा है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम चीज भारत सरकार के हाथों में था, इसलिए वो सरकारी नौकरी का वैकेंसी ज्यादा निकलता था। सरकारी नौकरी का वैकेंसी ज्यादा निकलता था, इसलिए जब वैकेंसी निकलता था सीट खाली रहता था, पढ़े मतलब भर्ती हो जाता था हर चीज में। आज जो है कि 1990 के बाद जो है कि अब देखो तो इसको बंद करके अब जो सब जो है कि निजीकरण दे रहा है। हर एक भारत सरकार अपना जो चीज नहीं चल पाता वो निजी वाला को दे रहा है। तो निजी का मतलब ही होता है, पता क्या होता है, जो काम होगा 10 गो से वो काम करवाएगा 2 गो से। कुछ आ रहा बात समझ में? और सरकारी में क्या होता था, जैसे सरकारी में देखो रेलवे विभाग, कौन विभाग, ध्यान देना थोड़ा सा। सरकारी में देखो थोड़ा सा रेलवे विभाग है, रेलवे ही ठीक है, ये रेलवे है ठीक है। रेलवे में देख लो, मान लो कि मुगल सराय से आ रहा है पटना, कहाँ रही है मुगल सराय से, कहाँ रहा है ये ट्रेन जो है कि मुगल सराय से पटना आ रही है। अब इस बीच में जो है कि बक्सर में जो है कि इसको पानी डालना था, ठीक है। इस बीच में जितना स्टेशन था सब में पानी डालना था इसमें एकदम
500 जो है कि यात्री बैठा हुआ है प्लस से, ठीक है। अब जो है कि इसमें शौचालय जितना भी चीज चलता है, पानी पीने उन्ने के लिए जितना भी चीज चलता है, ऊपर में जो कि पानी टंकर है, उसको एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन पे जो है कि उसको पानी डालना है। और सरकारी कंपनी में, सरकारी कंपनी है, ठीक है, सरकारी कंपनी है। अब ऐसे सरकारी सब कंपनी में जो पढ़ लिख करके लोग जाता था नौकरी करने के लिए, कहता सरकारी है ये, वो स्टेशन पे कहता था ओ हमने भरेंगे, अस्कता आता था भरेगा वो नहीं, वो भरेंगे तो पैसा आइबे करेगा, भरेंगे तो वही पैसा आइबे करेगा, कोई मतलब है ना। ये नहीं भरा, वो भी असम रखे, वो भी छोड़ दिया, पता चला सुखी पहुंच गया कहाँ पहुंच गया। अब बता जो बाथरूम में बंधन पहुंच गया पटना, उसको पानी नहीं मिला होगा, मिला होगा। ऐसे सब जो ग्रुप डी वाला जो था बड़ा बदमाशी करता था, कम नहीं करता था। अच्छा अभी हाल फिलहाल में भी जो पढ़ लिख के ग्रुप डी में जाता था, कहता इतना पढ़ लिख करके हम यही करना वाला काम करेंगे, इसलिए इतना पढ़े हैं, कम नहीं करता। तो सरकार ने भी सोचा कि रुक नहीं करता है ना, यही काम हम प्राइवेट वाला देते, ग्रुप डी वाला काम सब दे दिया प्राइवेट को। जो काम होना चाहिए, जो काम होना चाहिए यहाँ पे मुगल सराय से जो काम होना चाहिए वहाँ फिनिशिंग होकर ही निकलता है। अब हर डिब्बा चकाचक होने लगा, रेलवे प्लेटफॉर्म सब चकाचक बनने लगा, हर एक चीज सुंदर दिखने लगा। उस समय पुरनका सब समय में सरकारी तनख्वाह खाने वाला लोग सब काम नहीं करना चाहता था, अरे जो नीचे वाला काम हम करेंगे, करना ही चाहता। सरकार ने दे दिया, रेलवे का कुछ भाग दे दिया प्राइवेट में। तो निजीकरण जब लाया गया तो सरकार ने अपने अंदर भी कुछ को रखा पास में, जैसे क्या रखा, जैसे बैंकिंग रखा, बैंक रखा। देखो अभी भी यदि बैंक अकाउंट तरफ भी करना होगा आप सरकार के ही अनुसार करना पड़ेगा, है। देखो रेलवे रखा है, रेलवे क्या करते, मुकेश अंबानी चाहिए रेलवे है ना, अभी भारत सरकार का रेलवे है, देखना भारतीय रेल लिखा रहता है कि ना। और देखिए और क्या है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और क्या, हाँ शिक्षा, देखिए ना शिक्षा भी, विद्यालय सब हो। हालांकि ये सब अधिकांश प्राइवेट हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है। तो इसमें से बहुत ऐसी चीज है जो कि अभी भी भारत सरकार क्या रखा हुआ है, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, और वो LIC सब तो वो उसमें बहुत सारा प्राइवेट हो गया। अरे उद्योग का कार्य, बड़े बड़े जो है कि निर्माण कार्य, कौन चीज निर्माण, कुछ ऐसे निर्माण कार्य रहा जो कि भारत सरकार अभी भी अपने अंदर रखा हुआ है। हाँ और एक चीज कौन चीज, सेना, कौन चीज सेना। आज भी देखना सेना सब जो है कि सैनिक जो प्राइवेट न है, सुने हो कि प्राइवेट है सेना हम बने हैं, नहीं सब सरकारी है। फौजी जितना भी देखते हो, आर्मी देखते हो, क्या कहते हैं कि नेवी सेना देखते हो, जो भी देखते हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जो भी देखते हो सब सरकार का है। अब इसमें अभी भी सरकारी आदमी सरकार में जाने के लिए लोग तरसता, जबकि इससे पहले देखो कि घर पे बुला के नौकरी देता था। आप और हम काम करी रेलवे विभाग में, बैंक में करे ना, मम्मी पापा छोड़ी नहीं ले लोग का माया मोह लगता था। अभी भी देखना गाँव में चुना आदमी तुमको मिलेगा ऐसा, तो क्या कहे, हम पछता रहे, अभी देखते हैं बैठे नहीं से क्या कहे, ट्रेनिंग करके आगे नौकरी नहीं गए थे, सुनने को मिलेगा ऐसा बोलेगा कि ट्रेनिंग कर लिए, लेकिन जो है कि पापा जाने नहीं दिए, बाबूजी जाने नहीं दिल के कहना थी, माया मोह लगता था चले जाएंगे। अच्छा उस समय तनख्वाह भी कम था, अरे उसके अनुसार तनख्वाह कम था, लेकिन सरकारी था ना। आज देखो निजीकरण, भारत सरकार ने ऐसे दरिद्रता वाला जिंदगी को हटाने के लिए निजीकरण लाया। उदारीकरण में घरे घर जहाँ मन था जिसको जैसे चलना है चलाओ। आज निजीकरण में जो है कि जितना भी सरकारी चीज था जो सरकार से नहीं संभल रहा था, सब कर दिया कौन चीज, प्राइवेट। अब प्राइवेट वाला का नियम ही है, जो काम होगा 100 मजदूर से वो काम करवाएगा 10 मजदूर से। ऐसे में से देखो तो 90 मजदूर का गया दिहाड़ी नहीं गया। अब यहाँ पे रेलवे में क्या होता था, अभी भी देखोगे क्या कर, अभी भी देखोगे सरकारी काम जितना भी है, काम होगा जो काम होगा 10 आदमी से, सरकार वहां भेजा था 10 आदमी काम करने के लिए। एगो कर रहा, एगो बैठल, एगो कर रहा, एगो बैठल, तो कह रहे तुम करो रे, तुम करो रे, गया ठुकुर करके गया। अब जो काम जो है दिन भर जो 1 घंटा में काम होना था, वो काम जो है कि दिन भरा लगा देता। अभी देखो प्राइवेट में 2 मजदूर लेके गया, एकदम जो है कि उसका साहब सिर पर बैठल है, जल्दी करो, नहीं करोगे ना प्राइवेट वाला तनख्वाह काट लेंगे, ले अभी नहीं करोगे कभी करते रहते, डिब्बा खाली की होते बल्ला बना बैठ लो
नहीं देवे पानी तैयो पैसा आते, देवे तैयो पैसा आते, ले घूमे छे ना। इसमें क्या होगा, देख लिया कि सूखे रह गया पानी टंकी, उसका पेमेंट तो क्या होगा, कटेगा। पेमेंट से डर लगता था कि कहीं तो तनखे न काटी दिए। यहाँ डर नहीं था, यहाँ डर है, डर है तो कम है, डर है तो। इसलिए पहले की अपेक्षा सरकारी काम जो निजी होते चला गया, आज सरकारी नौकरी में जितना वैकेंसी में आदमी भरा जाता था, अब वो सरकारी नौकरी का वैकेंसी कम हो गया और सरकार जो है कि निजी की ओर बढ़ गया, जिसके कारण आज जो है कि बेरोजगारी ज्यादा होने लगा। समझ में ना, इसलिए लोग हमेशा जो है कि इस बात से कहता है वैकेंसी नहीं निकलता है, वैकेंसी नहीं निकलता, कैसे निकलेगा? भारत सरकार निजीकरण की ओर गया है, नहीं गया है? तो भले यदि ऐसा एलपीक्यू के बीच में रहता तब ना वो लोग वैकेंसी देता है। हाँ नहीं इसको आप विरोध नहीं कर सकते, बड़ा अच्छा चीज है ये, विरोध नहीं कर सकते हैं इस चीज को। आप कुछ चीज को देखो, हम क्या बोले कि सेना देखो भारत सरकार रखा हुआ अभी भी है कि ना, पहले वाला इसको निजीकरण किया है क्या? नहीं किया। बैंक किया है निजीकरण? क्या नहीं किया। रेलवे किया है क्या? नहीं किया। बस शिक्षा में से बहुत सारी चीजों के निजीकरण नहीं किया। जो निजीकरण करने लायक होगा वही करेगा, शेष नहीं करेगा। अब रेलवे में ग्रुप डी वाला काम नहीं करता था, कर दिया उसका। जो सरकारी आदमी अनठाता था काम करने से, उसको वो निजीकरण दे रहा है। इसलिए भारत सरकार जो है कि मोटे पैसे वाले को कर्ज माफ कर देता है। इसलिए कर देता है, ध्यान देना, अडानी अंबानी सबका जो है कि बहुत सारा पैसा माफ हो जाता है, लाखों करोड़ों का पैसा माफ हो जाता है। गरीब आदमी जो 15,000 टका देता है किसान को, और वो जो है कि नोटिस डाल के पैसा तो सिलता है। कुछ बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? उद्योगपति का पैसा भारत सरकार जो है कि लाखों रुपए जो है कि माफ कर देता है, लाखों हजारों करोड़ों में जो है कि माफ कर देता है। लेकिन 15,000 यदि किसान को दिया है खेती करने के लिए 6 साल पहले, वो जो है कि नोटिस डालकर उसका तहसील रहा पैसा। कारण क्या है? ऐसे सब उद्योगपति आदमी को सरकार बचा कर रखना चाहता है। कारण क्या है पता है क्यों है ऐसा बात? इसलिए है कि बाहर वाला कंपनी आए नहीं, हमारे यहाँ के जो निजी व्यक्ति है काम करने वाला, उसको जो है कि बढ़ावा मिलेगा। और इसका मेरा प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि ये इसका मेरा ये वाला रोजगार जो है कि ये व्यवसाय जो है कि विदेशों में जाए। जैसे हमारा अभी देखिए यूपीआई, हमने यूपीआई बनाया है भारत सरकार, फोन पे सुने हो ना? हैं? आज हमारे यहाँ का यूपीआई फ्रांस चला रहा है, बहुत सा देश हमारा यूपीआई अब चला रहा है, बगल में श्रीलंका चला रहा है, बांग्लादेश चला रहा है, नेपाल चला रहा है। आप बताइए, हमारा यूपीआई पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे यहाँ का ध्यान से बताते हैं, हमारे यहाँ बैठे बैठे लोग जो है कि दिन भर में 2 GB डाटा खा लेता है। अमेरिका सब में 2 GB डाटा का दाम जो है कि 200 रुपए प्लस है। सुने ना, हमारे यहाँ हिसाब से प्लस है। हमारे यहाँ इसका दाम नोट का 18 का है, 2 GB 18 खत्म। इतना जो है कि उपभोग लगा दिया, इतना उपभोग करने लगा इस सब डाटा उटा का, इतना उपयोग करने लगा लोगों सबने, इतना आदत खराब लगा दिया कि बाहर वाला कंपनी टिकता ही नहीं, टिकेगा करके। इसलिए एयरटेल वाला सब कंपनी मन बढ़ा रहता है, अपना डाटा कभी नहीं कम करता है, एकदम महंगा चढ़ा के रखेगा हमेशा। नहीं देखते हो, जियो ही जो है सबका बैंड बजा कर रख दिया उसने, इतना डाटा फ्री कर दिया 6 महीना, सब एकदम लाइन लग के सिम खरीदता था। अब एयरटेल कंपनी वाला प्राइवेट वाला सोचने लगा सब ये तो जियो तो नौसे करके रख दिया, डाटा इतना सस्ता कर दिया, एयरटेल वाले को भी सस्ता करना पड़ गया। घटा ही सही, लेकिन नहीं तो मार्केट में टिकना है तो घटा लगाओ, तब टिके रहो, नहीं तो उखाड़ के ये भी क्या होगा, फेंक देगा, जियो आ जाएगा। तो देखो तो आज जो है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में देखो तो जियो ने क्रांति लाने लाया। आज जियो ने इतना क्रांति ला दिया, आज गांव ग्रामीण के लोग बैठे बैठे जो दुनिया का हर एक चीज सीखने लगा है। आज सोशल मीडिया से लोग जुड़ने लगा है, आज देश दुनिया से कनेक्ट होने लगा है। नहीं तो आदमी जानता नहीं तो मोबाइल क्या होता है। आजकल का बच्चों जैसे माइक छू लेता है, बिदी बिदी करके जो कार्ड निकाल देता है, बोलने सब होता है, बोलने से सब होता है। छोटका बच्चा देखना ऐसे बोलेगा कार्टून बोल देगा, आ जाएगा, अब बिल करके देखते ऐसे करके देखते रहेगा। आज जो दादा है ना, दादा दादी सब, उसको मोबाइल लेके देखना तो कहे खराबी हंसते, खराबी हो जाएगा, बच्चा सोचता है खराब हो जाएगा, लेगा माइक छुएगा, पहले बोले सब होता है।
यूट्यूब निकालेगा, माइक की तरफ छुएगा, बेटा बेटा बोल देगा। ना आता है, ना आता रे। बच्चा जो सोच रहा है आज वो हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, सही बात है। निजीकरण ने दुनिया किस में कर दिया? मुट्ठी में कर दिया। अब बच्चा सब आज क्या हो गया? एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया। वो सोच रहा है कि दुनिया इतने सा। आजकल का बच्चा जन्म लेता है, सोचता है कि मोबाइल यही है दुनिया का देने है। बच्चा रोता है, घर से मोबाइल हाथ देता है, अरे चुप, यूट्यूब निकाल करके माइक छू लेता, कहेगा बदो बदी करना बजेगा। तो ये बात समझ में निजीकरण। अब ये बात तुम्हें समझ में आता हो कि निजीकरण होने के कारण जो हमारा रोजगार क्यों ठप हुआ? क्योंकि उस समय सरकारी काम ज्यादा था, अब प्राइवेट काम ज्यादा हो गया। इसलिए प्राइवेट में यदि चाहते हो, सुन लो, तुम्हें इस चीज से क्या समझ में आया? तुम्हें इस चीज में समझ ये आना चाहिए, तुम्हारे अंदर समझो सही से, तुमको इस चैप्टर से समझ क्या आया कि आज तुम देख रहे हो कि आज पूरा भारत जो है कि निजीकरण की ओर चला गया। जब निजीकरण की ओर गया है तो हमें भविष्य में नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सीट भारत सरकार के पास जो है कि वैकेंसी सीट निकालने, वैकेंसी जो भी निकलेगा, सीट जितना भी आएगा बहुत कम आएगा। और हम लोग अभी बढ़ते जनसंख्या के साथ अभी सीट ऊपर से कम, ऊपर से जनसंख्या में वृद्धि, काफी कठिनाई संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में यदि चाहते हो जिंदगी तुम ऐसो आराम जीना चाहते हो, पढ़ो, पर हुनर के लिए पढ़ो, पास होने के लिए मत पढ़ो। अधिकांश बच्चा पास होने के लिए पढ़ता है। ध्यान रखना, ज्ञान के लिए पढ़ना, पास होने के लिए पढ़ने में बहुत अंतर है। जो बच्चा नाम लिखा लेता है, परीक्षा दे के आता है बिना पढ़े, वो भी पास होता है। ध्यान समझो। और जिस बच्चे को हुनर पाना है, वो हुनर पा के जो पास करता है, उसका रिजल्ट अलग होता है, उसका भविष्य अलग होता है। इसलिए पढ़ा हुआ जो रसीद होता है, ये सिर्फ रसीद तब कम करेगा जब तुम्हारे पास हुनर होगा। सर्टिफिकेट तुम्हारा पढ़ाई का रसीद है, और ये रसीद तब तुम्हें काम करेगा जब तुम हुनरबाज बनोगे। इसलिए पढ़ो हुनर के लिए, ना कि डिग्री के लिए। समझ में आया? भविष्य में यदि चाहते हो मेरा सुखमय जिंदगी हो, तुम्हें अपने हुनर के लिए पढ़ाई करना चाहिए। समझाया बात? आइए अब आते हैं कौन चीज, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन का शब्द का निर्माता कौन है? जॉन विलियमसन। कौन है? जॉन विलियमसन अमेरिका का व्यक्ति है, और 90 के दशक में इसने ये सिद्धांत दिया। और जिसके कारण भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, पूरे दुनिया का जो है कि व्यापार भारत आया। तो सिर्फ व्यापार ही नहीं आया, भोजन आया, वस्तु आया, कंपनी आया। तो हम कल देखेंगे कौन कौन चीज आया, इसमें से वस्तु कैसा कैसा वस्तु आया, और भोजन की यात्रा कैसे कैसे है, ये बातें हम कल पढ़ाएंगे। आज सोचे थे क्लास खत्म हो जाएगा, पर आज नहीं होगा, कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है।